हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम क्लास 9 के चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है, समझ लिया है। आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, और आज इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्रकृति से जो हम पदार्थ प्राप्त करते हैं हमारी उपयोग के लिए। इसीलिए जो प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों की वजह से प्रकृति किस प्रकार का वर्क करती है, एक रिसोर्स के रूप में काम करती है, जिससे हम अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेज हैं वो ऑब्टेन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें हमने लिथोस्फीयर ज़मीन वाला भाग, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला भाग, एटमॉस्फेयर जिसमें हवा की कवरिंग होती है, बायोस्फीयर सभी को मिलाकर, बायोटिक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, ब्रीथ ऑफ लाइफ जिसमें हम ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन के दौरान निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन काम में लेते हैं? पौधे काम में लेते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कैसे किया जा सकता है? अलग अलग तरीके से, जैसे ग्रीन प्लांट के द्वारा। मेराइन जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट की जो परत है अपने चारों ओर बनाते हैं। इस दोनों तरीके से कार्बन का जो फिक्सेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर एटमॉस्फेयर का क्या योगदान है उसको हमने पढ़ लिया था। एटमॉस्फेयर मतलब हवा, और क्लाइमेट को वो कैसे कंट्रोल करती है। क्लाइमेट में जैसे हमारे आज का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है, इसको कंट्रोल करने का काम एटमॉस्फेयर करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक हवा के आवरण के रूप में काम करता है और जिसमें जो चेंजेस होते हैं वो सीधे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। वाटर पोल्यूशन मतलब जो वाटर का जो फिक्स रेशियो होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उनका चेंज होना वाटर पोल्यूशन में शामिल किया जाता है। और इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेज है वो निकाल लिए जाते हैं, और टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। तो किस में आते हैं? वाटर पोल्यूशन में आते हैं। मिनरल रिचेज इन द सोयल, मिनरल है वो कहाँ तक जो सोयल के अंदर अगर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं उसके आधार पर भी जो सोयल पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता है। अगर उसमें मिनरल ख़त्म हो गए हैं तो सोयल पोल्यूशन बढ़ जाएगा, मिनरल्स अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में है तो सॉइल को पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसमें वेदरिंग जो प्रोसेस है उसमें वाटर है, विंड है, सन है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमस मतलब मिट्टी का जो ऊपर वाली परत होती है उसमें डेड एंड डिकेइंग सड़े गले जो पदार्थ होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, वो ह्यूमस में काउंट किए जाते हैं। सॉइल पोल्यूशन मतलब सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। सॉइल एरोजन जिसमें मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का ऊपर वाला भाग उड़कर दूसरी जगह चला जाता है, इसको सॉइल एरोजन कहते हैं, या फिर पानी से बहकर चला जाता है उसको भी सॉइल एरोजन कहते हैं। चिपको मूवमेंट ये पौधों को बचाने के लिए एक आंदोलन था जो कि गढ़वाल हिमालयज़ में किया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बायोकेमिकल साइकिल्स में हमने वाटर साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को समझेंगे। वाटर साइकिल को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। ये बायोस्फीयर सबसे पहले कंप्लीट किया था, उसके बाद में वाटर साइकिल कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन साइकिल। कौन सी साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन किस प्रकार से वातावरण के अंदर एक जगह से दूसरी जगह और उस वापस अपनी पहले वाली जगह पे ऑक्सीजन पहुंचती है, इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है जिसको ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। देखिए डायग्राम में हम आसानी से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन? पौधे से, प्लांट से जो ऑक्सीजन है वो बनती है। किसके दौरान? जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस दौरान ऑक्सीजन है वो पौधों से निकाली जाती है। फिर वो ऑक्सीजन हवा में मिक्स हो जाती है। उस ऑक्सीजन को हवा से फिर प्राणियों के द्वारा, जैसे गाय, भैंस और यह ह्यूमन बींग्स हैं, सब इनके द्वारा ऑक्सीजन को काम में ले लिया जाता है और वो फिर ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग में श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को काम में ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस पौधे काम में लेते हैं और उसको एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से एक साइकिल है वो कंप्लीट होती है और ये साइकिल बार बार में रिपीट होती रहती है, जिससे हवा के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है।
तो ऑक्सीजन साइकिल हमने क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो साइकिल है उसको देखते हैं, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल मतलब सी, जिसका सिंबल क्या है सी। इसमें जैसे CO2 है, जैसे कार्बोनेट है, इसमें क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। और ये कार्बन का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम समझ लेते हैं। पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के अलावा रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान पौधे भी क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को काम में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। और एनवायरनमेंट में फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा पौधों के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड को काम में ले लिया जाता है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ काम में आ गई, पौधे के द्वारा काम में ले ली जाती है। अब उसके बाद में इसमें दो अलग अलग प्रोसेसेस होती है, रूट रेस्पिरेशन और डिकेइंग ऑर्गेनिम्स। रूट रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को काम में लेना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को काम में लेकर जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना ली जाती है ऑक्सीजन के द्वारा। फिर मिनरल कार्बन मतलब मिनरल्स में जो कार्बन होता है वो भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और डिके ऑर्गेनिम्स मतलब जो पौधे होते हैं वो या फिर जो जानवर होते हैं वो धीरे धीरे मरने के बाद में सड़ने लगते हैं, और सड़ने से उसको क्या कहते हैं, डिकेइंग कहते हैं। और उनसे भी कार्बन प्रोड्यूस होती है, और वो किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है या घास के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। फिर वही जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से एनवायरनमेंट में निकाल दी जाती है। या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, और उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। तो इस वाली साइकिल से हम इस साइकिल को किस तरीके से रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं कि पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एनवायरनमेंट में चली जाती है। फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में निकाल दी जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के द्वारा काम में ले लिया जाता है, और पौधे हैं वापस इसको रिमूव कर देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अब इसके अलावा मिट्टी के अंदर भी ये प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि मिट्टी में जो रूट रेस्पिरेशन होता है, जो पौधे होते हैं पौधों की जड़ों के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। या फिर जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं पौधों के और प्राणियों के, उनसे भी कार्बन है वो मुक्त होती है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन पाया जाता है, वो भी मुक्त होती है। तो इन तीनों भागों को मिलाकर फिर इसको कहाँ काम में ले लिया जाता है, पौधों के द्वारा काम में ले लिया जाता है, और पौधों के द्वारा वापस से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। किस प्रोसेस के दौरान, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। तो इस प्रकार से एक साइकिल है वो कंप्लीट होती है, और कार्बन एक जगह से बनना स्टार्ट होता है और दूसरी जगह वापस आकर मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में भी नाइट्रोजन है वो एक जगह से स्टार्ट होती है और वापस उसी जगह तक पहुंच जाती है। तो इसमें बहुत सारी जो प्रोसेसेस से होकर वो गुजरती है। इस प्रकार एक चक्र पूरा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की वर्किंग होती है। सब एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की फिक्सेशन जब बिजली चमकती है उससे नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होती है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद में कहाँ तक पहुँचती है, ये मिट्टी में पहुँचती है। और इसके अलावा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट का बनना। जैसे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। तो सबसे पहले ये बनेंगे कैसे, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये बिजली के माध्यम से या फिर बैक्टीरिया के माध्यम से तैयार होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है वो किससे, जैसे काऊ डंग है, जैसे जानवर है वो गोबर करते हैं और उससे भी जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट तैयार होती है। गोबर के अंदर क्या पाई जाती है, अमोनियम आयन NH4+।
NH3 एक नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 3। लेकिन इसके अलावा फोर्थ वाला जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, इसलिए यहाँ पर NH4 कर देंगे और ऊपर प्लस कर देंगे। अमोनियम आयन किस में होता है? इस काऊ डंग के अंदर होता है, और उसके बाद में ये किस में चेंज हो जाता है? नाइट्राइट में। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इसको नाइट्रोजन को किस में चेंज करते हैं? हाइड्रोजन से मिलने के बाद में अमोनिया के अंदर, NH3। तो ये NH3 बन गया, इससे मतलब अमोनिया बन गई, और जो काऊ डंग था उससे अमोनियम आयन से नाइट्राइट बना है, और इसमें अमोनिया बनकर उसके बाद में नाइट्रेट बनेगा आगे। तो अमोनिया जो बनी है NH3 अमोनिया जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में चेंज कर दी जाती है। ऐसे ही जो अमोनियम आयन है वो किस में चेंज हो जाते हैं? नाइट्राइट में, और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को काम में ले लिया जाता है। फिर जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बचती है वो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा, और जो काम में ले ली गई है वो कब डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसका जब पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब उनसे वापस से जो नाइट्रेट और नाइट्राइट थी वो अलग हो जाती है और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नाइट्रोजन मेनली प्रोटीन बनने में काम आती है, और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। और जब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जैसे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, जब प्लांट और एनिमल्स ये डेड होते हैं तो उसके बाद में वापस से नाइट्रेट और नाइट्राइट है वो वापस मुक्त हो जाती है, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा वापस से नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है, जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से स्टार्ट होके वापस विभिन्न जो स्टेजेज हैं उनसे गुजरती हुई, जैसे अमोनियम आयन बन गया, अमोनिया बन गई, नाइट्रेट बन गया, नाइट्राइट बन गई, इनको पौधों के द्वारा काम में ले लिया गया। पौधों के नष्ट होने पर वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में वापस नाइट्रोजन है वो मुक्त हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें एक चक्र पूरा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन को किसे शो करते हैं? N2 से। किसे शो करते हैं? N2 से। तो हमने वाटर साइकिल पढ़ लिया है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस का मतलब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हरा, हाउस मतलब घर, और उससे पैदा होने वाला प्रभाव। जैसे ग्रीन हाउस को कहाँ पर काम में लिया जाता है? जहाँ पर सूर्य बहुत कम निकलता है या धूप बहुत कम निकलती है, वहाँ पर ग्रीन हाउस तैयार किए जाते हैं। और ग्रीन हाउस इस प्रकार से हरे रंग के घर हैं वो तैयार किए जाते हैं, और इनके अंदर फिर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, और फिर जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सनरेज हैं, वो इससे आकर टकराती है और पेनिट्रेट होकर अंदर की तरफ आ जाती है। लेकिन ये अंदर की तरफ आ रही है यहाँ पर, लेकिन टकरा कर वापस बाहर नहीं जा पाती है, वापस से बाहर नहीं जा पाती है। इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी धरती पर भी काम करता है, और हमारी धरती पर ये जो कवरिंग है ग्रीन हाउस की, ये कौन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं। जैसे ये लेयर है जहाँ से सनरेज है वो आ तो जाती है अंदर, लेकिन वापस नहीं जा पाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। और ये लेयर अर्थ पे कौन तैयार कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 के अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये इसकी लेयर बनाती है। तो ये किस प्रकार से होती है प्रोसेस, देखिए समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड and chlorofluorocarbons present in atmosphere prevents the escape of heat falling on earth surface rather than absorbing it। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
मीथेन है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये एक परत बना लेती है और सूर्य से आने वाली किरणों को वापस नहीं जाने देती है। पृथ्वी के धरातल पर तो आने देती है, लेकिन वापस धरातल से वापस नहीं जाने देती है। दिस कीप्स द अर्थ वार्म एंड द फिनोमिनन इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस प्रकार से धरती है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि हीट है वो वापस नहीं जा पाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एन इंक्रीज इन these greenhouse gases such as carbon dioxide in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and leads to global warming। और इन गैसों की वजह से, क्योंकि ये गैसें वापस से जो सनरेज हैं उनको वापस नहीं जाने देती है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। मतलब पूरा विश्व धीरे धीरे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट विल give rise to global warming, due to which the average temperature will increase by 10 or 2 डिग्री वर्ल्ड वाइड। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो विश्व का तापमान है, औसत तापमान है, वो लगभग कितना डिग्री बढ़ गया है? 2 डिग्री बढ़ गया है। 2 डिग्री टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है वो बढ़ गया है। कहने का मतलब किसी जगह तापमान बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह बहुत कम होता है, फिर इसका एवरेज निकाल कर ये कंक्लूज़न निकाला गया है कि ये जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हो गया है? लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम इंक्रीज़ हो चुका है। ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर द आइस कैप्स वुड मेल्ट, there is rise in the sea level and it is feared that coastal areas would be destroyed by floods। इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। और इसके पिघलने की वजह से जो सी लेवल है, क्योंकि पिघलने के बाद में पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में, और समुद्र में जाने की वजह से समुद्र के पानी का सतह का स्तर है वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या होगा? जो कोस्टल एरियाज़ है, तो जो तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो किनारे वाली जो जगह होती हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो धीरे धीरे बाढ़ आने की वजह से डूब जाएंगे। अनसर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑल्सो द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अनसर्टेन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अनसर्टेन मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, उनको हमने विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों के द्वारा अलग अलग, जो कि नेचर के विपरीत है, जिसको नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे CFC है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? CFC है वो रेफ्रिजरेटर, और जो रेफ्रिजरेटर के अलावा जो AC है, एयर कंडीशनर्स हैं, इनमें CFC काम में आती है। और वो CFC किसको ख़त्म कर देती है? ओजोन को ख़त्म कर देती है। और किसकी मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसमें? टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती है। अब ओजोन लेयर है वो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? CFC के द्वारा। तो ओजोन लेयर को हम समझ लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ओजोन। ओजोन लेयर को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के अगर 2 एटम्स होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन के अगर 3 एटम होते हैं तो उसको कहते हैं ओजोन। तो यहाँ पर इस बॉक्स में जो आपको शो किया जा रहा है वो क्या है? ओजोन है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए, कंबाइन टू फॉर्म ओजोन। ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, जो परत है हवा की, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर वाले हिस्से में ओजोन लेयर पाई जाती है। इट एक्ट्स एज ओजोन शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स। ये ओजोन शील्ड के रूप में वर्क करती है और प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो सनरेज आ रही है ऊपर से नीचे की साइड में, उसको रोकने का काम करती है, जिससे पृथ्वी गर्म नहीं होती है। तो ग्रीन हाउस को रोकने वाली है ये ओजोन लेयर। अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो सनरेज होती है उनमें अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। हाउएवर मैन मेड components like CFCs, chlorofluorocarbon reacts with ozone
रिलीजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन। जो CFCs है जो किसके द्वारा तैयार की गई है, आर्टिफिशियली तैयार की गई है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और इनको रेफ्रिजरेटर और एसी में काम में लिया जाता है। ये जो CFC है ये ऑक्सीजन जो O3 है ओजोन, उससे O2 को अलग और ऑक्सीजन एटम को अलग कर देती है, तो ओजोन है वो टूट जाती है, कॉजिंग ओजोन डिप्लेशन, जिससे ओजोन का क्या होता है, डिप्लेशन होता है, मतलब टूट जाती है। ओजोन डिप्लेशन हैज़ बीन मार्क्ड इन एन एंटार्क्टिक रीजन वेयर ओजोन लेयर थिकनेस हैज़ ड्रॉप्ड टू 94 DU in 1994 फ्रॉम 285 DU। एंटार्क्टिक रीजन के अंदर जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, मोटाई है, वो 94 DU कम हो गई है। कब? 1994 में। 94 DU का मतलब होता है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट, और ये किसके द्वारा खोजी गई यूनिट है, डॉप्सन के द्वारा, इसलिए इसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। जैसे फोर्स के लिए न्यूटन और प्रेशर के लिए पास्कल एक यूनिट होती है, और दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है, इसलिए इनकी यूनिट्स को उनके नाम से जाना जाता है। वैसे ही डॉप्सन ने इसके लिए यूनिट दी थी, इसलिए इस यूनिट को नाम क्या दिया गया, डॉप्सन यूनिट। और ये पहले कितनी थी, 285 डॉप्सन यूनिट थी, जिसकी इसमें कितनी गिर गई, 94 DU ये गिर चुकी है, कम हो चुकी है। चलो इसकी जो मोटाई है वो कम हो गई है ओजोन लेयर की। दिस डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज कॉल्ड ओजोन होल, और इस डिप्लेशन को, इस कमी को क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। मतलब ओजोन जो लेयर है उसमें होल हो गया है, किसकी वजह से, डिप्लेशन की वजह से। और डिप्लेशन किसकी वजह से हुआ है, CFC की वजह से। CFC की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहाँ काम में लिया जाता है, AC और रेफ्रिजरेटर में शीतलक के लिए काम में लिया जाता है, मतलब जो कूलनेस पैदा करने के लिए काम में लिया जाता है। और DU का मतलब होता है डॉप्सन यूनिट। और जो ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है, जो सन रेज हैं उनमें रेडिएशन को रोकने के काम आती है, रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज। और ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जिससे पृथ्वी पे गर्मी ना कम हो, इसलिए ये वर्क करती है। लेकिन ये डिप्लेशन होने की वजह से जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। इसके अलावा जो रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है। कैसे? क्योंकि इससे जैसे स्किन एलर्जीज़ वगैरह बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज हमने चैप्टर 14 के सेकंड पार्ट को, यानी चैप्टर 14 को कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा लाइक और शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।